नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है और इस वैकेंसी के लिए बिहार सरकार ने परिनियम पास करवा लिया है और उस परिनियम के अनुसार जो बिहार में सिलेक्शन होने वाली है उसमें डिग्री लाओ और नौकरी पाओ वाली व्यवस्था होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो परिनियम आया है वो कैसे यूजीसी 2018 का उल्लंघन करता है। तो यूजीसी 18 रेगुलेशन को सबसे पहले हम समझते हैं। यूजीसी 18 रेगुलेशन में क्या था कि आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज को दो अलग अलग बॉडी माना गया था। इसमें यूनिवर्सिटी में कुछ जो फॉर्मूला दिया गया था वो अलग था और कॉलेजेस के लिए जो फॉर्मूला दिया गया था वो बिल्कुल ही अलग था। और ये सबसे गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो फॉर्मूला दिया गया था यूजीसी के द्वारा वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग तक सीमित था। मतलब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड था। लेकिन जो बिहार सरकार ने जो अभी जो परिनियम पास किया है वो जस्ट इसके बिल्कुल इसके विपरीत है। इसमें इस शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया को इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बना दिया गया है। अब हम समझते हैं धीरे धीरे कि क्या क्या डिफरेंसेज है इनमें। तो यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे जैसे कि पीएचडी और एमफिल को मिला के मैक्सिमम आपका 30 मार्क्स बनता है, जहां पे एमफिल को 7 नंबर दिया गया है, पीजी को यूनिवर्सिटी के लिए 25 नंबर दिया गया है और यूजी को 15 नंबर दिया गया है। नेट और सिलेक्ट किसी भी दोनों क्वालिफिकेशन में किसी एक को लेके आपका मैक्सिमम जो नंबर बनेगा वो 7 नंबर बनेगा इसमें। और जो एक्सपीरियंस है आपका टीचिंग का या पोस्ट डॉक फेलोशिप का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए 10 नंबर, पब्लिकेशन के लिए 10 नंबर और नेशनल और स्टेट लेवल का जो अवार्ड्स है उसके लिए आपको 3 नंबर दिया जाता है यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी के लिए। तो इस 100 नंबर में से आपके जितने भी नंबर बनते हैं उस हिसाब से जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब यूनिवर्सिटी के लिए आप यहाँ देखें और कॉलेजेस के लिए देखें तो आपको भिन्नता नजर आएगी। जैसे यहाँ पे पीएचडी को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई थी, वरीयता दी गई थी, लेकिन यहाँ पे कॉलेज में क्या है पीएचडी के नंबर कम कर दिए गए, 25 नंबर दिए गए। उसी तरह पीजी को दोनों जगह समान रखा गया, लेकिन यूजी में आप देखेंगे कि डिफरेंस आ गया 6 नंबर का। यहाँ पे यूजी को 15 नंबर दिया गया था, लेकिन कॉलेजेस वाले जो क्राइटेरिया है उसमें 21 नंबर दिया गया। इसमें आप देखेंगे कि नेट जेआरएफ का नंबर भी आपको ज्यादा दिया गया है। तो ये थे डिफरेंसेस जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में है। जबकि टीचिंग और पब्लिकेशन को यहाँ पे पब्लिकेशन को भी 6 नंबर दिया गया है, देखेंगे आप ध्यान से। तो ये जो डिफरेंसेज हैं वो दोनों अलग अलग थे। शॉर्टलिस्टिंग कॉलेज के लिए अलग था और यूनिवर्सिटी के लिए अलग था। लेकिन बिहार सरकार जो वैकेंसी जो आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें दोनों चीजें हैं। उसमें कॉलेज की भी वैकेंसी निकलेगी और यूनिवर्सिटी का भी वैकेंसी निकलेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको उठा लिया, ये यूनिवर्सिटी वाला कॉलम डायरेक्ट उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप तो बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे भी 30 नंबर है, यहाँ पे भी 30 नंबर है, ये 25। लेकिन यहाँ पे एक चेंज आपको देखने को मिलेगा कि बिहार संशोधित परिनियम जो है बिहार सरकार का, उसमें एमफिल को ये लोग 0 नंबर देते हैं, जिसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि एमफिल जो है वो बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। ठीक है, नेट जीआरएफ को 7 और बाकी जो है वो लगभग सेम है, लेकिन पब्लिकेशन को थोड़ा यहाँ पे 10 नंबर दे दिया गया, जबकि यहाँ पे 6 नंबर था कॉलेजेस के लिए। तो वो चीज एक एडवांटेज मिल सकती है यहाँ पे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में। सबसे जो मेजर चेंज है यहाँ पे दोस्तों ये है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो यूजीसी का गाइडलाइंस था उसके अकॉर्डिंग अगर कोई 40 वाला बच्चा सिलेक्ट होता है, शॉर्टलिस्ट होता है, और कोई 80 वाला शॉर्टलिस्ट होता है, तो दोनों इंटरव्यू में दोनों के लिए समान अवसर है, दोनों में इक्वल चांसेस है सिलेक्ट होने के। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बच्चा सिलेक्ट होता है 40 वाला और 80 वाला शॉर्टलिस्ट होता है यहाँ पे, तो उसके बीच में जो गैप है वो हमेशा ही रहेगा गैप। अभी मैं फिलहाल 100 मार्क्स की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी जो है जो बीएसयूएससी है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, उसने इस नंबर में 15 नंबर एडिशनल जोड़ा है इंटरव्यू का। तो इसके अलावा भी आपका इंटरव्यू भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो ये तो होगी मोटा मोटी बात होगी इसकी कि जो टेक्निकल चीजें थी इस तरह से इसको इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बना के इसमें शॉर्टलिस्ट करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो दिक्कत है जो नेट जेआरएफ कैंडिडेट फेस करने वाले हैं इस वैकेंसी में, वो है जो उनको पीएचडी की वरीयता को इवैल्यूएशन बनाया गया है। तो यहाँ पे समझते हैं हम मोटा मोटी समझते हैं कि जो नेट जेआरएफ ओनली कैंडिडेट हैं, जिनके पास सिर्फ नेट जेआरएफ है और जस्ट अभी पास आउट हुए हैं, उनको जो है वो पीएचडी का 30 नंबर का डायरेक्ट नुकसान होगा। उनको पब्लिकेशन उनके पास होगा नहीं तो उसका -10 जाएगा उनका, और जो टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास उसका -10 जाएगा। अवार्ड सेक्शन में किसी के पास
गिने चुने लोगों के पास ही अवार्ड होता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, तो उनका -3 नंबर यहां से जा सकता है उनका। तो ये जो लॉसेज है, और इस चीज को समझिए दोस्तों, ये 55 से 60 है आपका एकेडमिक कैरियर। जो आप अगर आपका यूजी और पीजी का स्कोर 55 और 60 के बीच है, या दूसरा कैटेगरी हमने बनाया कि 80 से 100 है, तो ये यूनिवर्सिटीज है, कई यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा कि जो टॉपर्स होते हैं उनके नंबर जो है वो 80-100 कॉमन बात है वहां पे। लेकिन आप ज्यादातर जो बिहार की यूनिवर्सिटी है खास करके, वहां पे जो है वो जो कैटेगरी है वो 80 से नीचे आपको मिलेगा, लेस देन आपको 80 मिलेगा वो। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनको -10 नंबर यहां से भी उनको मिलेगा। तो टोटल जो है आपका नेट जेआरएफ जो कैंडिडेट है, अगर इन सारे नंबरों को आप 100 में से माइनस करते हैं तो आपका जो नंबर लाई करता है वो 37 होता है टोटल। और दूसरी कैटेगरी हम समझते हैं जो सिर्फ पीएचडी कैंडिडेट हैं, जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं है, जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास अवार्ड नहीं है, तो उन कैंडिडेट को भी जो बिहार से हैं उनका -10 तो एकेडमिक्स में चला गया, उनका -10 का लॉस होगा। उनके पास नेट जेआरएफ नहीं है तो 7 नंबर उनका यहां से लॉस होगा। टीचिंग का -10 नंबर लॉस होगा उनका, अवार्ड का 3 नंबर लॉस होगा। तो ये टोटल लॉस जो है उनका 30 नंबर है। तो इस तरह से टोटल ओवरऑल पिक्चर में अगर हम देखते हैं तो जो नेट जेआरएफ कैंडिडेट है वो 37 पे लाई करता है, ये नेट जेआरएफ कैंडिडेट। और जो पीएचडी कैंडिडेट है वो सिर्फ 70 मार्क्स पे लाई करता है। तो आप अब बता दीजिए कि क्या जो कैंडिडेट है वो 37 नंबर से 100 में से 37 लेके क्या एग्जाम में कॉम्पीट कर पाएगा? वो क्या इस परिनियम से वो सिलेक्ट हो पाएगा? उसी तरह जो सिर्फ पीएचडी कैंडिडेट हैं, क्या वो भी सिलेक्ट हो पाएंगे इस क्राइटेरिया में? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे टीचर हैं, जब उनका ऑल ओवर इंडिया उनका जो है कंपटीशन होगा तो वहां पे टीचिंग और नेट जेआरएफ, पीएचडी प्लस नेट जेआरएफ होने की वजह से उनके नंबर उनसे 70 से ज्यादा हो जाएंगे। तो इन सब परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए एज ए स्टूडेंट? तो हम सभी लोग मिलके, चाहे नेट हो चाहे पीएचडी हो, सभी लोग मिलके इस परिनियम का विरोध करें और इस परिनियम के अगेंस्ट में हम लोग जाएं और हम सरकार से डिमांड करें कि हम इस परिनियम के से हमारी सबकी सिलेक्शन किसी की भी नहीं हो सकती इसमें, चाहे नेट जेआरएफ है चाहे पीएचडी है, तो हम इसमें एग्जाम की डिमांड करें। तो नेट जेआरएफ कैंडिडेट है उनसे मैं खास करके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 37 नंबर पे कभी भी कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। आप चाहे रिजर्व कैटेगरी से हो चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से हो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही नहीं होगा। कुछ सब्जेक्ट में तो ऐसा हाल है कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, इन सब्जेक्ट में तो आपने देखा बीपीएससी में एक नंबर डिसाइडिंग फैक्टर था आपका, और यहाँ पे तो आप बिल्कुल ही 100 में से 37 नंबर लेके आप कहाँ स्टैंड कर पाओगे कंपटीशन में। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अलग अलग लड़ाई ना लड़ें, आप लोग एक साथ आए, एक मंच पे आए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं।